हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे इस यूट्यूब चैनल बायोमीटर पांडे जी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये चैनल स्पेशली जीव विज्ञान की क्लासेस के लिए बनाया गया। जीव विज्ञान के बच्चों के लिए, चाहे वो कक्षा स्पेशली 11-12 के लिए, 9 वाले बच्चे भी पढ़ कर के इससे लाभ उठा सकते हैं, 10 वाले बच्चे भी इससे पढ़ कर के लाभ उठा सकते हैं। हाँ, उनके लिए उनके कोर्स से कुछ ज़्यादा इसमें बताया जाता है, लेकिन फिर भी वो चाहें तो इससे पढ़ करके लाभ उठा सकते हैं। आप लोग जानते हैं, इस समय आपकी क्लासेज नहीं चल रही हैं, आप लोगों को केवल ऑनलाइन पढ़ाई पर ही निर्भर होना पड़ रहा है। तो इस कारण से बहुत सारे बच्चों ने हमको पर्सनल नंबर पे कॉल किया और कहा, सर आप कक्षा 10 के लिए भी कुछ बनाइए, 10 के विज्ञान के लिए भी कुछ बनाइए। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर 10 के विज्ञान के लिए भी कुछ बनाया जाए। हमने उसको आश्वासन दिया और इसी कड़ी में हमने सोचा क्यों ना हम 10 के बच्चों के लिए कुछ आज बनाएं, स्पेशली 10 के विज्ञान के बच्चों के लिए। 10 के विज्ञान में अब एक पुस्तक हो गई है, उसकी कई यूनिट हो गई है। आप लोग जानते हैं कि विज्ञान के 3 पार्ट हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। पहला पार्ट है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आपको जो मेन भौतिक विज्ञान है, आपको उसके अंदर 2 यूनिट पढ़नी है। एक यूनिट, पहली यूनिट प्रकाश की, दूसरी यूनिट विद्युत की। 2 यूनिट पढ़नी है। इसके अतिरिक्त जो है वो रसायन विज्ञान से संबंधित है और जीव विज्ञान से संबंधित है। आज हम लोग ये सोच रहे हैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया जाए और कुछ स्टार्ट कर दिया जाए। आने वाले समय में आपको एक एक वीडियो करके आपको समझाया जाता रहेगा। छोटा छोटा आपको वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, लेकिन आपका काम क्या है, इन वीडियो को ढंग से देखना और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग करके परीक्षा तक हमारा ये प्रयत्न होगा कि हम आपको पूरे सिलेबस का वीडियो अवेलेबल करा दें। लेकिन ये कब संभव है, उस समय आप पूरा देख भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप धीरे धीरे करके जैसे जैसे वीडियो डाला जा रहा है, आप इसको देखिए और लाभ उठाइए। पेन कॉपी लेकर के आप नोट्स भी बनाइए और साथ साथ पढ़ते भी रहिए उसको। बीच बीच में जब ना समझ में आए उसको हमको कमेंट करके भी बताइए। पर्सनल आप लोग फ़ोन भी हमको कर सकते हैं, इसके लिए कोई मना ही नहीं है। आप सभी लोगों को हमारा मोबाइल नंबर मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो नीचे वीडियो के चल रहा होगा, वो आपको दिखाई दे जाएगा। उस पर आप पर्सनल फ़ोन करके हमसे जो भी समस्याएं हैं उनसे संबंधित किसी भी समस्या को किसी भी समय निसंकोच पूछ सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। प्रकाश और विद्युत के विषय में पहले आपको आउटलाइन दे दें, उसके बाद फिर पुनः टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रकाश पहला यूनिट है। एक यूनिट है प्रकाश की, जिसमें 2 चैप्टर हैं, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। इस चैप्टर में आपको प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, ये बताया गया है। और प्रकाश का परावर्तन क्या है, किस प्रकार होता है, आप जानते हैं। इसमें यह भी बताया जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन दर्पण द्वारा होता, तो हम इसके अंतर्गत दर्पण को भी पढ़ेंगे।
अभी आपको थोड़ा देर बाद बताएंगे दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण के विषय में पढ़ेंगे, फिर दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, किस प्रकार के, कौन से दर्पण से कौन सा प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, कहाँ वस्तु रखी जाए तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, इस सबको हम इस चैप्टर के अंतर्गत, परावर्तन के अंतर्गत जानेंगे। इसके अतिरिक्त दर्पण का सूत्र है, उसको भी हम लोग जानेंगे इसमें। फिर अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन दोनों क्या है, दोनों भिन्न भिन्न। परावर्तन क्या है, जाना लौटना, जा करके टकरा करके लौटना, प्रकाश का जाना किसी तल से टकरा करके लौटना, ये परावर्तन है। लेकिन प्रकाश का पारगमित कर जाना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये है अपवर्तन। इसको भी हम इस चैप्टर के अंतर्गत समझेंगे। विभिन्न माध्यमों में, माध्यम कौन सा, वायु, कांच, जल, हीरा, तो इस प्रकार के माध्यमों में प्रकाश किस प्रकार से एक माध्यम में दूसरे माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और उसका हस्र क्या होता है, इसको हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। दूसरा चैप्टर आ जाता है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। मानव नेत्र की संरचना जिसे हम लोग देखते हैं, यह कहीं ना कहीं थोड़ा जीव विज्ञान से भी संबंधित है। यदि आप मानव नेत्र की संरचना समझ लेंगे तो आपको जीव विज्ञान में समझने की आवश्यकता नहीं है। तो हम मानव नेत्र की संरचना के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। इसके पश्चात फिर मानव नेत्र में नेत्र दोष आ जाता है। हम चश्मा क्यों लगाते हैं, हमको वस्तु दिखाई ना दे तो किस प्रकार का चश्मा लगाते हैं, ये चश्मा क्यों लगाते हैं, तो इसके विषय में हम लोग इसमें जानेंगे। इसके अतिरिक्त प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से गुजरा, आप लोग अभी बरसात का सीजन है, आप लोग देखते होंगे आसमान में इंद्रधनुष बनते हुए, इंद्रधनुष का नाम सुना होगा। इंद्रधनुष बन जाता, बारिश हो रही होती इंद्रधनुष बन जाता, तो वो क्यों बनता है इंद्रधनुष, उसको भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। ये जो यूनिट है ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित जो भी बताया जाए आप उसको ध्यान से पढ़िए। दूसरी यूनिट आ जाती है विद्युत की। विद्युत में विद्युत धारा, धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, कहाँ से उत्पन्न होती है, किस प्रकार उत्पन्न होती है, इसकी युक्तियाँ क्या हैं उत्पन्न होने की, इस सब को इसमें समझाया जाएगा। और ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विभिन्न प्रकार के विद्युत से चलने वाले उपकरणों के विषय में, उसकी संरचना के विषय में इसमें बताया जाएगा। फार्मूला बताया जाएगा इसमें विभिन्न प्रकार का, तो ये इसमें बताया जाएगा। उसके बाद फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, आप लोग जनरेटर से भली भांति परिचित होंगे, विद्युत मोटर से भली भांति परिचित होंगे। उसकी संरचना, उसकी कार्यविधि, जनरेटर चलता है तो विद्युत क्यों उत्पन्न होती है, किस प्रकार उत्पन्न होती है, या विद्युत से मोटर किस प्रकार चलाया जाता है, जनरेटर कितने प्रकार का होता है, हम इसमें इसके अंतर्गत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत इसको समझेंगे। तो मुख्य रूप से यह दो यूनिट है। आज हम प्रकाश क्या है और दर्पण कितने प्रकार का होता है इसको जान लेते हैं। उसके पश्चात फिर आगे का हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा होगा ऊर्जा के विषय में, उसमें भी आया होगा प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। ऊर्जा, ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा है। काम क्या करता है, क्या प्रकाश दिखता है,
बताइए, प्रकाश दिखता है? नहीं, प्रकाश दिखता नहीं है, बल्कि क्या काम करता है? वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। कहीं हमको कुछ नहीं दिखाई देता तो कहते भाई अंधेरा है, कुछ हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही। लेकिन यदि अचानक से वहाँ प्रकाश हो जाए, बिजली आ जाए या दिन का उजाला हो, तो हम क्या कहेंगे कि हमको हाँ भाई नज़र आ रहा है सब कुछ। यानी प्रकाश क्या है? प्रकाश स्वयं तो नहीं दिखता, परंतु वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। अब हमने क्या बताया आपको कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। आप लोग खुद भी जानते हैं कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। ये विकिरण है। कौन से? ये भी क्या है? विकिरण है। विकिरण है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। अंधेरा होने पर हम क्या करते हैं? मोमबत्ती जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, विद्युत को जलाते हैं, ताकि हमको प्रॉपर रूप से सब कुछ दिखाई देता रहे। ये सब क्या है? प्रकाश के स्रोत हैं। कौन प्रकाश का स्रोत है? आपकी लालटेन, आपकी मोमबत्ती, आपकी टॉर्च, ये सभी क्या हैं? प्रकाश के स्रोत हैं। इन सभी प्रकाश के स्रोतों से प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश उत्पन्न करने की एक युक्ति है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, बल्कि क्या करता है? वस्तुओं को देखने में क्या होता है? सहायक होता है। परिभाषित यदि हम करें तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, अतः जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये हो गई प्रकाश की परिभाषा। अब प्रकाश की एक और महत्वपूर्ण चीज है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। प्रकाश किस रूप में चलता है? तरंगों के रूप में। प्रकाश किस रूप में चलता है? तरंगों के रूप में। इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम, इतना होता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ये हो गया। इसके बाद फिर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हो गई। उसके बाद अब एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तरंग दैर्ध्य आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तरंग दैर्ध्य आप लोगों ने कक्षा 9 में किसमें पढ़ा है? ध्वनि वाले पाठ में। ध्वनि तरंगों में ध्वनि की तरंग दैर्ध्य उसी तरह से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। प्रकाश जब विकिरण के रूप में चलता है तो एक साइकिल के रूप में चलता है, तो एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी को हम एक तरंग दैर्ध्य कहते हैं। या कोई तरंग 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसको हम उसकी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रकाश का परावर्तन। अब हम आ जाते हैं प्रकाश का परावर्तन। आप लोगों ने एक चीज देखा है कि जब सूर्य निकलता है तो क्या सूर्य कमरे में आकर के रोशनी देता है? नहीं देता। सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ती है? सूर्य की रोशनी कमरे के बाहर पड़ती। तो हमको कमरे के अंदर की वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं? भाई कहीं देखने के लिए, हमने अभी क्या बताया आपको, कहीं भी देखने के लिए प्रकाश आवश्यक है। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो प्रकाश तो बाहर आ रहा है सूर्य से, हमको अंदर की वस्तु कैसे दिखाई दे रही है? किस गुण के कारण? प्रकाश के परावर्तन के गुण के कारण। यदि प्रकाश में परावर्तन का गुण ना हो तो जहां आ रहा है सिर्फ उतनी दूर की वस्तु दिखाई दे, बाकी कहीं की वस्तु दिखाई ना दे। लेकिन यह प्रकाश का गुण है कि एक किसी तल पर पड़ता है तो वह क्या करता है? वहां से परावर्तित होता है।
और प्रकाश के इसी गुण को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि हम परिभाषित करें तो प्रकाश के किसी चिकने परावर्तक तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं प्रकाश के परावर्तन को। यानी यदि हम अच्छा, अभी एक चीज़ आपने और देखा होगा कि यदि कमरे में रंगाई पुताई हो जाए तो आपका कमरा लाइट से भर जाता है, प्रकाश से भर जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि खुरदरे तल से प्रकाश का परावर्तन बहुत ही कम होता है, लेकिन चिकना तल हो तो प्रकाश का मैक्सिमम भाग परावर्तित हो जाता है। जैसे यदि हम सूर्य के प्रकाश में दर्पण को रखें तो देखिए दर्पण पे जितना सूर्य का प्रकाश आ रहा है वह सब परावर्तित होकर के कमरे में पहुंच जाता है। यदि उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करें, किस लाइट को? सूर्य के प्रकाश की लाइट को। किसके द्वारा? दर्पण के द्वारा, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं। उस दर्पण के द्वारा हम रिफ्लेक्ट करें, परावर्तित करें तो संपूर्ण प्रकाश हमारी आंखों को एकदम से क्या करता है? हमारी आंखें एकदम चौंधिया जाती हैं। यानी जो तल जितना चिकना है वह उतने ही प्रकाश को अधिक से अधिक मात्रा में परावर्तित करता है। हमारा कहने का मतलब यह है कि किसी भी कमरे में रंगाई पुताई हो जाए तो उसमें प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि वह उन तलों से टकरा करके वापस लौटता रहता है। तो इसलिए कमरे में प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि एक लाइन में हम परिभाषित करें तो किसी चिकने तल से प्रकाश के मैक्सिमम लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद फिर परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। इसकी परिभाषाएं हैं, एक छोटा सा हम लोग चित्र बनाते हैं जल्दी से, रफली। जल्दी से, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये हो गई आपतित किरण, आपतित किरण। ये हो गया अभिलंब, ये हो गई परावर्तित किरण। ये हो गया आपतन बिंदु, आपतन बिंदु हो गया। और ये हो गया दर्पण। कैसा दर्पण? समतल दर्पण। अब दर्पण, इसको हम परिभाषित कर लेते हैं। आपतन किरण, आपतित किरण वह किरण है जो किसी वस्तु से चलती है और दर्पण पर टकराती है, और टकराने के बाद जब वापस लौटती है तो उसको हम क्या कह देते हैं? परावर्तित किरण। यानी आने वाली किरण को, कौन सी किरण को? जो आकर के दर्पण पर टकराती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जो दर्पण से टकरा करके वापस लौट जाती है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर के टकराती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और इसी आपतन बिंदु पर दर्पण से 90 अंश की रेखा, 90 अंश का कोण बनाती हुई यदि एक रेखा खींची जाए तो इसको हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो ये दर्पण की कुछ, प्रकाश के परावर्तन की कुछ परिभाषाएं हैं। इसके बाद फिर परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। स्टूडेंट्स, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। ध्यान रखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब,
ये तीनों एक ही तल में होते, एक ही तल में होते हैं। पुनः बता दें, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये यदि इस तल में है तो इस बोर्ड के तल में है, आपकी कॉपी में होंगे तो कॉपी के तल में होंगे, यदि वायु में होंगे तो ये वायु के तल में होंगे, यानी तीनों जहाँ भी होंगे वो एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम है कि ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। आपतन कोण किसे कहेंगे? अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहेंगे, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहेंगे। अब दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? पहला नियम क्या है? एक ही तल में होंगे। कौन? आपतन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा क्या होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। यही दो नियम हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रतिबिंब। नेक्स्ट है प्रतिबिंब। स्टूडेंट्स, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। आज टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हम यहीं से जहां हमने छोड़ा है, आप परावर्तन के नियम से कि आगे से हम प्रतिबिंब से शुरुआत करेंगे। और पुनः आपको एक बार बता दें, यदि आप लोग जो है नोट्स बनाते चलें, इसको लिखते चलें, ढंग से वीडियो को देखिए और ढंग से देखने के बाद जो है इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। और एक बार पुनः आप लोगों से कल के मिलने के वादे के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।